में मैं लेकर आ चुका हूं बहुत ही शानदार 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने है स्ट्रेस तनाव के ऊपर। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं लर्निंग के ऊपर, ठीक है ना, लर्निंग के ऊपर। और एक क्वेश्चन आपका आया है विवाह के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लेकर आए हैं सोशल प्रॉब्लम के सामाजिक समस्या के बारे में, ठीक है ना, सोशल प्रॉब्लम यानी सामाजिक समस्या के बारे में, समझ गए। तो ये 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार तरीके से पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं। इस समय पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। जो लोग डिटेल में वीडियो नहीं देखे हैं जाइए, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में बिहेवियर साइंस फर्स्ट ईयर के, ठीक है। बाकी हम यहाँ रिवीजन करेंगे तो सीधा धराधर यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तनाव क्या है, तनाव कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इसका क्या क्या स्रोत है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपसे तनाव पूछेगा कि तनाव जो है होता क्या है, तनाव कितने प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए तनाव क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है तब वह तनाव या चिंता में रहने लगता है, जो कि एक शारीरिक क्रिया है, एक शारीरिक प्रक्रिया है। देखिए तनाव क्या होता है, तो तनाव एक ऐसा शारीरिक इमोशन होता है। यह एक क्या होता है, इमोशन होता है, जो व्यक्ति के शारीरिक रूप से जो है यह प्रभावित करता है, समझ गए ना, मेंटली प्रभावित करता है। अब समझिए हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने कामों को या हम अपने लक्ष्यों को या हमें जो है जो भी ज़रूरत है उसको हम पूरा करने में असक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो जाते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो है तनाव या चिंता उत्पन्न होने लगता है, समझ गए। तो यही तनाव एक प्रकार का क्या होता है, चिंता का रूप ले लेता है, समझ गए ना। जब किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य में असफल होता है तो उसमें जो है चिंता उत्पन्न होने लगता है, और वही चिंता जो है तनाव जो है व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है, समझ गए। या व्यक्ति के अंदर तनाव है तो उससे एंजाइटी चिंता होने लगता है, समझ गए चीज़ को। चलिए यह शारीरिक प्रक्रिया होता है, समझ गए। चलिए तनाव, किंतु जब तनाव व चिंता पर व्यक्ति का नियंत्रण न रहे और बराबर मानसिक अंतर्द्वंद चलता रहे तो यह तनाव व चिंता एक मनोवैज्ञानिक समस्या बन जाता है, ठीक है। देखिए तनाव जो होता है, तनाव जैसे ही आपके ज़िंदगी में किसी भी समस्या से आएगा आपके दिमाग में शारीरिक मानसिक रूप से, तो अगर ये इस पर व्यक्ति अपना नियंत्रण नहीं बना पाता है और यह तनाव जो है लंबे समय तक बार बार किसी काम को लेकर व्यक्ति उलझन में पड़ता है, व्यक्ति के अंदर द्वंद्व चलता है, तो जो है व्यक्ति जो है क्या होता है, वह मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक समस्या का शिकार हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा दिन से ग्रसित हो जाएगा तो बीमारी का रूप ले ही लेगा। तो वही चीज़ है, स्ट्रेस भी अगर ज़्यादा दिन से अगर बना रहेगा तो उस व्यक्ति में एंजाइटी चिंता का जो है प्रॉब्लम सताने लगेगा, स्ट्रेस में रहने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि व्यक्ति जो है व्यवहार व विचार जो है सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक की तरफ बढ़ने लगता है। जिस व्यक्ति में एंजाइटी या चिंता या स्ट्रेस रहता है तो उस व्यक्ति में जो उसका व्यवहार जो बिहेवियर होता है या जो विचार थॉट होता है वह सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक की तरफ बढ़ने लगता है और व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होने लगता है। तो यही कुछ आपका स्ट्रेस होता है, यही एंजाइटी का, स्ट्रेस का, तनाव का मतलब है, समझ गए। चलिए तनाव का रियल परिभाषा देखिए जो कि रिचर्ड लेजेरस ने दिया था, ठीक है, रिचर्ड लेजेरस ने दिया था। तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था है। देखिए तनाव क्या करता है कि किसी भी चीज़ से अगर तनाव व्यक्ति में आता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो वह स्ट्रेस क्या करता है, चिंता उत्पन्न कर देता है, समझ गए। चिंता का मतलब कि किसी भी चीज़ के प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने लगना, हायर थिंकिंग हो जाता है, व्यक्ति उस विचार में उस चीज़ों में डूब जाता है, तो वो चिंता होने लगता है। चिंता किसी भी चीज़ से डर या भय सताने लगता है तो वो चिंता हो जाता है, घबरा जाता है व्यक्ति, समझ गए ना। तो यही चिंता होता है। तो तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाला अवस्था होता है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसकी सामंजस्य क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारी व घटना का कारण बनता है। रिचर्ड लेजरस ने कहा कि तनाव जो है एक चिंता उत्पन्न करने वाला अवस्था होता है जहाँ पे जो व्यक्ति होता है अपने जीवन में सामंजस्य से ज़्यादा जो है वह घटनाओं में जो है और जिम्मेदारियों में जो है इसका कारण बनता है। मतलब व्यक्ति जो है अपने जीवन में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और ज़्यादा जो है उसके जीवन में घटना और जिम्मेदारी जो है इस चिंता तनाव का कारण बनता है, समझ गए। ये रिचर्ड लेजरस ने कहा, समझ गए। चलिए
उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए। या तनाव एक मानसिक स्थिति है जिससे व्यक्ति किसी बाह्य या आंतरिक खतरा होने का महसूस करता है। और ठीक चिंता भी वही चीज़ें होता है, जब किसी को चिंता होता है तो व्यक्ति अपने बाह्य और आंतरिक चीज़ों से होने को खतरा महसूस करने लगता है, जो व्यक्ति स्ट्रेस या चिंता में होने लगता है। समझ गए। तनाव शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का माध्यम है, ठीक है ना। तनाव जो है शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति को जो है अभी क्या जरूरी है। जैसे व्यक्ति किसी कार्य को लेकर असफल हो गया, उसमें तनाव हो गया, मतलब व्यक्ति क्या प्रदर्शित कर रहा है कि उसको जो है कोई काम की ज़रूरत था, किसी चीज़ का ज़रूरत था, बट वो ज़रूरत को पूरा नहीं कर सका, अपने काम को पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण वो व्यक्ति जो है स्ट्रेस में है, तनाव में है। तो ये जो है उसका क्या किया, शारीरिक को प्रदर्शित किया ना। तो यही चीज़ें हैं, तमाम यही जो है मतलब होता है स्ट्रेस का। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका स्रोत देखते हैं कि किन किन स्रोतों से तनाव जो है बन सकता है। आपसे जो है पूछेगा कि तनाव क्या है, तनाव का कौन कौन से स्रोत है, तनाव का क्या प्रकार है, ठीक है ना, तनाव पर कैसे काबू पाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर में अलग अलग करके पूछेगा, या अगर बड़ा क्वेश्चन इससे पूछेगा तो दे देगा कि तनाव क्या है, तनाव का प्रकार लिखे, तनाव का दूर करने का उपाय लिखे, ठीक है ना, और तनाव के स्रोत लिखे। तो चलिए तनाव देख लिए, अब स्रोत देखते हैं कि कहाँ कहाँ से व्यक्ति को असफलता और तनाव मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए। एक होता है संकटकालीन क्राइसिस। अब देखिए क्राइसिस या कैटास्ट्रोफे फैक्टर, देखिए क्राइसिस संकटकालीन, अब व्यक्ति के अचानक कोई ऐसे सामने कोई संकट आ जाता है जिससे जो है व्यक्ति जो है अपने जीवन में प्रभावित होता है, उसका कोई भी काम, कोई भी चीज़ें, ऐसा चीज़ें हैं जो कि संकट आने के बाद व्यक्ति के तनाव उत्पन्न होता है, जो कि होता है सबके जीवन में। कोई ना ऐसा कहीं संकट आता है, क्राइसिस आता है, जो अचानक से व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है, स्ट्रेस में डाल देता है। समझ गए ना। तो संकटकालीन जो है स्रोत से मिलता है। समझ गए। मुख्य जीवन की घटनाएं, कुछ ऐसे जीवन की घटनाएं होता है जो जीवन के आदमी के जीवन में जो है स्ट्रेस उत्पन्न कर देता है। जैसे किसी के परिवार में जो है समय से पहले किसी का मृत्यु हो जाना, ठीक है ना, किसी का कहीं जगह पे एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है ना, या तमाम तरीके के चीज़ ऐसे हो सकते हैं जो जीवन के मुख्य चीज़ें हैं और उसमें घटना जो घटित होता है और उसके कारण जो स्ट्रेस होता है, तो वह जो स्रोत होता है वह मुख्य जीवन की घटना से होने वाला स्रोत होता है। समझ गए। तो पहला संकटकालीन, दूसरा मुख्य जीवन घटना, ठीक है, या जीवन की मुख्य घटना। उसके बाद है दैनिक समस्या या सूक्ष्म तनाव कारक। कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो तनाव पैदा करते हैं, वह दैनिक जीवन में व्यक्ति के रोज के दिनचर्या में होने वाले छोटे छोटे प्रॉब्लम से जो है, समस्या से जो है व्यक्ति का स्ट्रेस आता है। अब ये स्ट्रेस जो होता है थोड़ा देर के लिए होता है, और ये चूँकि सूक्ष्म है, दैनिक समस्या है, तो आप लोग जानते हैं कि दैनिक के दिनचर्या में भी व्यक्ति को छोटे छोटे कामों में बाधा आता है, जिससे व्यक्ति स्ट्रेस में थोड़ा देर के लिए चला जाता है। तो ये दैनिक समस्या के कारण आने वाला स्ट्रेस होता है। समझ गए। चलिए चौथा देखिएगा, परिवेश तनाव कारक। परिवेश का मतलब है आसपास के जो वातावरण है उसमें जो है व्यक्ति कैसे परिवेश में है। जैसे देखते होइएगा, व्यक्ति जब कोई कार्य करना या कुछ करना चाहता है या आराम करना चाहता है, तो उसके आसपास के जो परिवेश है, अगर वो आराम करना चाहेगा तो बहुत ज़्यादा डीजे, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, जिसके कारण उसको नींद नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति क्या होता है, स्ट्रेस होने लगता है, व्यक्ति को चिढ़न महसूस होने लगता होता है ना। इसी भी प्रकार से तमाम ऐसे आपके परिवेश, आसपास के चीज़ों में ऐसे चीज़ें होता है जो आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ जो है तमाम ऐसे चीज़ें आपके आसपास में होंगे जो व्यक्ति को तनाव उत्पन्न कर सकता है। समझ गए। तो ये परिवेश तनाव कारक होता है। समझ गए। तो ये 4 स्रोत होता है। आप लोग इस स्रोत को ध्यान में रखिएगा, पूछेगा तो इसके अंदर चीज़ों को लिखते चलिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग से यहाँ पूछ रहा है कि तनाव का वर्गीकरण बताइए, तनाव का वर्गीकरण कीजिए। यही जो है आपका टाइप्स होता है। समझ गए। चलिए जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो है आपका तनाव को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहले देख लीजिए किस किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है तनाव को। पहला है प्रकृति के आधार पर। समझ गए। पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, ठीक है ना। तीसरा आपको मैं बताता हूँ अवधि या लक्षणों के आधार पर, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि तनाव जो है इस 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ठीक है। पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा अवधि लक्षण के आधार पर, और तीसरा जो है उद्देश्य के आधार पर। ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है। पहला है प्रकृति के आधार पर। समझ गए ना।
देखिए पहला है सकारात्मक तनाव। अब देखिए आपके जीवन में कुछ ऐसे तनाव होते हैं जो व्यक्ति को उसके कार्य को, उसके चीज़ों को जीवन में प्राप्त करने के लिए जो है प्रेरित करता है। तो ये जो प्रेरित करेगा जीवन में कुछ चीज़ें प्राप्त करने, हासिल करने के लिए मोटिवेट करेगा, तो उस प्रकार के जो तनाव होगा वो सकारात्मक तनाव होता है। आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति देखिए हुएगा जब स्ट्रेस में होता है तो वह बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव पूर्वक जो है व्यक्ति काम करता है। उसको जो है लगता है, डर लगता है कि ये काम हम नहीं करेंगे तो जो है गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए उस समय वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, समझ गए ना। तो ये सकारात्मक तनाव होता है जो कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, समझ गए। तो ये प्रकृति के आधार पर पहला सकारात्मक, समझ गए, मतलब प्रकृति क्या है, सकारात्मक प्रकृति है, समझ गए। दूसरा नकारात्मक प्रकृति का, नकारात्मक प्रकृति का जो तनाव होता है यह व्यक्ति को क्या करता है, तोड़ता है अंदर से, समझ गए ना। व्यक्ति का जो प्रकृति होता है वो निगेटिव होगा, निगेटिव थॉट उत्पन्न होगा, और जब निगेटिव थॉट उत्पन्न होगा तो व्यक्ति के आगे बढ़ने में या जो स्ट्रेस के समय इस प्रकार के निगेटिव जो स्ट्रेस होगा वो व्यक्ति को पीछे ही खींचेगा, जीवन में जो है बहुत सारे कठिनाइयाँ का सामना ला देगा। तो ये निगेटिव स्ट्रेस व्यक्ति को जो है क्या करता है कि सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से जो है समस्या पैदा ही कर देता है, निगेटिव स्ट्रेस। तो प्रकृति के आधार पर दो, निगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस, समझ गए ना। निगेटिव क्या करता है, व्यक्ति को डिमोटिवेट करता है, और पॉजिटिव व्यक्ति को इम्प्रूव करता है, समझ गए। चलिए उद्देश्य के आधार पर क्या है देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ गोल, उद्देश्य के आधार पर, मतलब तनाव जो है उद्देश्य के आधार पर कौन कौन सा है देख लीजिए। यहाँ पे उद्देश्य मतलब देख लीजिए, पहला है आनंद प्राप्त करने वाला तनाव। कुछ ऐसे तनाव होते हैं जो व्यक्ति को क्या करता है, आनंद प्राप्त करवाता है, समझ गए। जैसे समझिए आपके अंदर तनाव किस कारण से आया है, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई कामों में न पूरा होने के कारण तनाव आता है, समझ गए, या किसी भी चीज़ से भी तनाव आ सकता है, लड़ाई झगड़ा से भी तनाव आता है, समझ गए ना। तो देखिए तनाव जो होता है, कुछ ऐसे तनाव होता है जो व्यक्ति के जीवन में आनंद प्रदान करता है। जो अब आनंद कैसे प्राप्त होता है, तो मान गए अचानक से व्यक्ति तनाव में है, लेकिन उसी तनाव में कुछ ऐसा उसको जो है आइडिया सूझ गया जो उसके काम को बना दिया, उसको काम को सफल कर दिया। तो जब सफल कर देगा तो वो तो तनाव उसको प्रेरित कर दिया, और प्रेरित ऐसा किया मतलब उसका काम सफल हो गया उस स्ट्रेस के दौरान। तो मतलब उसका जब काम सफल हो जाएगा तो व्यक्ति आनंद में हो जाता है, खुशी में हो जाता है। तो वो प्रेरित, तो वो जो आपका तनाव होता है वह क्या होता है, आनंद प्रदान करने वाला तनाव होता है, समझ गए। तो ये पहला हो गया उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। दूसरा है दुख प्रदान करने वाला, डिस्ट्रेस स्ट्रेस। कुछ ऐसे तनाव होते हैं जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, समझ गए ना, लेकिन आप जो है उस काम को करने में असमर्थ है, आपसे वो काम नहीं होने वाला है, मतलब आप डिमोटिवेट होंगे, दुखी होंगे। तो उस प्रकार के जो स्ट्रेस होता है वह दुखी भरी होती है, समझ गए। तो इसमें जो उद्देश्य होता है और आपका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य के प्राप्ति नहीं होता है, इसलिए इसे दुख का तनाव कहते हैं, समझ गए ना। तो एक है आनंद प्रदान करने वाला तनाव और एक है दुख प्रदान करने वाला तनाव, समझ गए ना। जैसे एग्जाम्पल समझिए, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है 70 केजी का बोरा उठाना है, समझ गए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो 70 केजी का बोरा उठा लेगा, तो उठा लेगा और ले जाके जहाँ रखना है वहाँ पे रख देगा, तो मतलब उस व्यक्ति से वो काम हो गया, तो उसको कोई टेंशन नहीं रहेगा, उसको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो कर दिया काम को, तो उसको क्या होगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। तो वो आनंद प्रदान करने वाला हो गया, मतलब उसका काम सफल हो गया, ठीक है ना। वहीं पर अगर 70 केजी के बोरा कोई पतले दुबले व्यक्ति या जिससे वो नहीं होने वाला है, नहीं उठने वाला है, तो वो क्या होगा, उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर दुख प्रदान करेगा, अंदर ही अंदर ऐसा सोच पैदा करेगा कि उस व्यक्ति को लगेगा कि हमसे काम क्यों नहीं हुआ है, हम ऐसा क्यों नहीं है जिससे हम 70 केजी का जो है ये बोरा नहीं उठा पाए हैं। तो इस टाइप से कोई भी काम जो काम ना हो, व्यक्ति को ना होने वाला हो, वो व्यक्ति को दुख प्रदान करता है और जो है समस्या उत्पन्न करता है। तो ये दुख प्रदान करने वाला स्ट्रेस हो गया, समझ गए। चलिए अब देखिए अवधि के लक्षण के आधार, अवधि या लक्षणों के आधार पर, अवधि मतलब न्यूनतम अवधि है। कुछ ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो आपके दिनचर्या में डेली बाय डेली आते रहता है। जैसे कोई ऐसे बीमारी हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा। तो कुछ ऐसे शारीरिक प्रॉब्लम के कारण भी जो है व्यक्ति का तनाव में आ जाता है। जैसे बुखार लग गया, अब व्यक्ति सोचने लगता है, तनाव में, स्ट्रेस में आ जाता है कि हमें बुखार कितना दिन में सही होगा, क्या ठीक होगा, हमें ही ये प्रॉब्लम क्यों होता है, तमाम तरीके के मन में उसको जो है दिन में बात आने लगता है। तो ये न्यूनतम अवधि के लिए होता है, जो उसके शारीरिक प्रॉब्लम, हल्का फल्का बीमारी से उत्पन्न होता है तनाव, तो वो जो है न्यून अवधीय तीव्र तनाव होता है, समझ गए। और जो न्यून मतलब कम समय का जो तनाव होता है वह तीव्र होता है, समझ गए। चलिए ये हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सिर दर्द, पेट में गड़बड़ी, चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, ये सब जो है लक्षण पाया जाता है, समझ गए।
होने से, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट है तनाव, फॉर्टुइटस स्टेटस, क्या चीज़, फॉर्टुइटस स्ट्रेस, संयोगिक तनाव। संयोगिक तनाव का मतलब है कि व्यक्ति जो है क्या करता है कि ऐसा ना तनाव ऐसा ना लक्ष्य ले लेता है जैसे औकात से ज़्यादा, समझ गए ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम किसी से नहीं होने वाला है, जो काम उससे नहीं होने वाला है, फिर भी वो जो है उस काम को ले लेगा, जोखिम ले लेगा कि हम तो कर डालेंगे, एकदम फोड़ डालेंगे इस काम को, लेकिन वो काम उससे होने वाला नहीं है। मतलब औकात से ज़्यादा जो है सपना देख लिया, औकात से ज़्यादा जो है काम को भार थाम लिया कि हम कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया, और जब नहीं हुआ तो उसको जो है स्ट्रेस, तनाव उत्पन्न होने लगा कि क्यों नहीं हुआ, ये वो दिस डैट बातें। तो ये जो है असंयोगिक तनाव होता है, जिससे व्यक्ति के अंदर चिंता, विकार और भावनात्मक तनाव और लघु शारीरिक हृदय विकार ये सब होने लगता है, समझ गए। तो ये असंयोगिक तनाव हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे है दीर्घ अवधीय तनाव। दीर्घ अवधीय तनाव का मतलब है कि कुछ ऐसे तनाव होते हैं जो व्यक्ति को वर्षों तक लेकर महीनों तक चलता है, समझ गए ना। जैसे जीवन में कुछ ऐसे घटना हो गया, या आपके विवाह जो हुआ है उस विवाह से सुखी नहीं है, असुखी विवाह हुआ, नौकरी नहीं मिला, बेरोजगार है, गरीबी है, तो ये सब जो है व्यक्ति को लॉन्ग टाइम तक रहने वाला प्रॉब्लम होता है, जिससे जो तनाव उत्पन्न होता है तो ये व्यक्ति के अंदर दीर्घ अवधीय वाला क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, समझ गए, जिससे व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के खतरनाक रोग हो सकता है, समझ गए। तो ये जो है क्रॉनिक स्ट्रेस, तो समझ गए स्ट्रेस के 3 भागों में, पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा अवधि या लक्षण के आधार पर। तीनों समझ गए। तीनों में क्या क्या था आप लोग जान गए। प्रकृति में सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है ना। अवधि में देखे हैं कि न्यूनतम अवधि, असंयोगिक और दीर्घ अवधि, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका था, तो यहाँ पे स्ट्रेस आपका ये वाला हो गया। अब चलिए स्ट्रेस पर कैसे काबू पाया जाएगा, किन किन चीज़ों से काबू पा सकते हैं तनाव पर, समझ गए ना। चलिए देखिए तनाव को कम करने का कौन कौन सा युक्तियाँ हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है तनाव अगर कम करना है तो ध्यान लगाकर किसी काम को करें, पूर्ण सचेत होकर किसी काम को करें, मतलब मिल्ड फुलनेस का माइंड जो है फुलनेस करे, सचेत होकर, समझ गए। उपाय हेतु संगीतमय, मतलब कुछ काम कर रहे हैं उसको एंटरटेनिंग बनाइए, सामंजस्य संगीत वाला बनाइए, ठीक है, जिससे तनाव कम होगा। योग निद्रा, मतलब निद्रा लीजिए, अच्छा, समझ गए। उसके बाद कुछ ऐसे लेटर वगैरह लिख सकते हैं तनाव कम करने के लिए, जिससे ध्यान भटकेगा। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं भगवान को, विश्राम तकनीकें अपना सकते हैं, समझ गए ना। हास्य क्रिया, कुछ ऐसे क्रिया करें जिससे हंसी आए, जिससे लाफिंग हो और तनाव दूर हो, समझ गए ना। शारीरिक व्यायाम करके आप ध्यान अपना भटका सकते हैं, तनाव से दूर जा सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में समय व्यतीत करना, अगर आपको लगता है कि हमें तनाव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो कहीं जंगल में, कहीं कुछ जगह पे घूमना चाहिए, जिससे प्रकृति के साथ सामंजस्य व्यतीत होगा आपका समय, समझ गए। प्राकृतिक औषधियों का उपयोग, नेचुरल मेडिसिन ले सकते हैं, हर्बल मेडिसिन ले सकते हैं, समझ गए। समय प्रबंधन, समय टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए, समझ गए। योजना और निर्णय करना या योजना बनाने वाला होना चाहिए, समझ गए। द्वंद्व समाज, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, समझ गए। सामाजिक क्रियाएं, जो समाज का आपका जो क्रियाएं हैं उसमें भाग लेना चाहिए, सामाजिक कामों में, और इन सब चीज़ों से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, समझ गए। चलिए ये हो गया। भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या कौन कौन से हैं, समझ गए ना। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से सामाजिक समस्या है। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ विघटनकारी तत्व विद्यमान रहते हैं तथा इनसे सामाजिक समस्या पैदा होते रहते हैं। हमारे समाज में भी इनके अनेक सामाजिक समस्या विद्यमान हैं। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य इन सामाजिक समस्याओं को समझना व इनके निवारण से मदद करना। समाज के विकास में बाधक कुछ समस्याएं निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए सामाजिक समस्या का मतलब क्या है कि हमारे समाज में कुछ न कुछ ऐसे तत्व है, कुछ न ऐसे विघटनकारी, तोड़ने वाला तत्व है जो समाज में समस्या पैदा उत्पन्न करता है, समझ गए। ये समाज को जो है विघटन करने का कार्य करता है। जो ऐसे तत्व होते हैं जो समाज के लिए, समाज के विरुद्ध काम करते हैं, समाज के लिए हानिकारक होते हैं, समाज को दूषित करते हैं, तो ये समाज में एक समस्या पैदा करता है, जो हमारे समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक समस्या विद्वान उत्पन्न करता है, समझ गए। समाजशास्त्र का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में जितने भी समस्या है उसको समझा जाए, उसका निवारण कैसे किया जाए, इसका बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, जो कि समाज के कुछ ऐसे समस्या है जो कि नीचे दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति जिसको प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं, दौरी दहेज प्रथा, बाल अपराध, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी,
क्राइम अपराध, भ्रष्टाचार, जातिवाद, ठीक है ना, कास्टिज्म, सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म, ठीक है ना, ड्रग एडिक्शन, मादक द्रव्य का सेवन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुवर्टी, निर्धनता, अविवाहित महिलाएं, अनमैरिड मदर्स, विकलांगता, हैंडीकैप्ड सिटीजन, डिजेबिलिटी, गंदी बस्तियाँ, स्लम्स, इलिटरेसी, निरक्षरता, मदपान, एल्कोहलिज्म, निर्धनता, पुवर्टी, एड्स, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, रूरल इंडिपेंडेंस और बाल श्रम, चाइल्ड लेबर और बाल शोषण या बाल दुराचार, चाइल्ड एब्यूज। तो ये 20 जो है आपको सामाजिक समस्या यहाँ पे लिखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन 10 नंबर में क्या रहेगा कि सामाजिक समस्या क्या होता है, सामाजिक समस्या की सूची बनाएं, किसी एक पर विस्तृत से चर्चा करें। तो ये 20 में से जो भी अच्छा से आपको 2-4 याद कर लेंगे, ठीक है ना, उस पर जो है अच्छा से कोई एक पूछ देगा तो लिख देंगे, या सीधा आपको जो है दे देता है 5-5 नंबर वाला में एक आध जो है पूछ देगा आपसे, ठीक। याद किए हैं, स्मरण किए हैं, वो हमारे दिमाग में स्टोर है कि नहीं है, हमें कोई ज़रूरत पड़ गया और हम उसको जो है पुनः हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जो है याद आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो हम याद किए हैं पहले किसी समय, वो जो है अब हमें रिकॉल करने पर, पुनः उसको बुलाने पर वो जो है हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब वह हमारे स्टोरेज से आउट हो चुका है, मेमोरी से आउट हो चुका है, समझ गए ना। और यही जो है भूलना होता है, समझ गए। चलिए देख रही है भूलना क्या होता है, इसके प्रकार क्या है। देखिए, व्यक्ति अनेक अनुभवों से होकर गुजरता है, जिनमें से कुछ अनुभव तो दीर्घकालिक रूप से संग्रहित हो जाते हैं तथा कुछ अल्पकालिक रूप से, कुछ अनुभव स्मृति से विलुप्त हो जाते हैं। अनुभवों एवं सूचनाओं को स्मृति से नष्ट हो जाना ही विस्मरण कहलाता है। विस्मरण का मतलब होता है कि देखिए, कोई व्यक्ति जो होता है किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखता है या याद रहता है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो व्यक्ति के जो होता है व्यक्ति के मेमोरी में लंबे समय से सूचना रहता है। कुछ ऐसे सूचना होता है जो व्यक्ति के कि कोई भी चीज़ याद किया और उसके मेमोरी में थोड़ा देर तक वो याद रहता है, मतलब अल्प समय तक, लेकिन रहता तो है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि याद किए और उसके बाद कुछ देर के बाद जो है वो भूल गए, मेमोरी से आउट हो जाता है, समझ गए ना। तो ये जो होता है, यही जो है मेमोरी यानी स्मृति से अनुभवों और सूचनाओं को विलुप्त होना ही जो है क्या कहलाता है, आपका विस्मरण, फॉरगेटिंग कहलाता है, समझ गए ना। सीधा लिखिएगा कि व्यक्ति अपने अनुभवों, सूचनाओं और अपने अनुभवों, सूचनाओं को अपने जो है स्मृति में रिकॉल करने पर, पुनः स्मरण करने के बाद भी वो सूचनाएं, वो अनुभव जो है सूचना से गायब, स्मृति से गायब हो जाना जो है आपके ये विस्मरण कहलाता है, समझ गए ना, भूलना। ओके, चलिए इसका परिभाषा देख लीजिए। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से परिभाषा दिया किसका, विस्मरण का। देख लीजिए, मन के अनुसार, मन एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा कि फॉरगेटिंग, विस्मरण का मतलब होता है, तात्पर्य है कि धारण मतलब जो अपने अंदर चीज़ों को लिए हैं, समझ गए ना। तो धारण की असफलता या ग्रहण की सामग्री की पुनः स्मरण की असफलता। मैंने क्या बताया, कोई चीज़ें हम अपने में धारण किए हैं, याद किए हैं, कोई एक्सपीरियंस हो गया, कोई सूचना हो गया, कुछ भी हमारे दिमाग में जो है वो धारणा है, वो ग्रहण किया है, समझ गए। तो उसको अगर हम कभी फिर से चाहते हैं कि वो चीज़ें हमें काम में आ गए और उस समय हम उसको अगर याद कर रहे हैं तो उस समय वो चीज़ें नहीं याद आता है, मतलब वो चीज़ें क्या हो गया कि याद करने के बाद, पुनः याद करने के बाद पुनः जो है उसे स्मृति में खोज रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो गया है, गायब हो गया है स्मृति से। और वही जो है क्या होता है, भूलना होता है। तो ये मन के अनुसार हुआ, समझ गए। इंग्लिश ने क्या कहा, देख लीजिए। पूर्व में कोई सीखी गई वस्तु को, कोई अनुभव, कोई वस्तु का विस्मरण वह अस्थायी या अस्थायी हानि है जिसके कारण पुनः स्मरण, पहचान या कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाता है। देखिए, जब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को आप कहीं देखे रहेंगे, लेकिन 2-4 महीना या 10 दिन 15 दिन के बाद जो है आपको जब उसी व्यक्ति के सामने आप जाएंगे तो आपको याद नहीं आएगा कि ये व्यक्ति को हम कहीं देखे हुए हैं। बहुत सारा ऐसा कंडीशन में आ जाता है याद, आपको लगता है कि हम इसको कहीं देखे हैं, बट बहुत सारे कंडीशन में, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पे देखने के बाद भी नहीं याद होता है, लगता है कि इस व्यक्ति से हमारे फर्स्ट टाइम मुलाकात है। यानी आप उसके पहचान को या कोई कार्य करने का योग्यता या पुनः स्मरण मतलब रिकॉल करने में कोई व्यक्ति असमर्थ हो जा रहा है, अस्थायी या अस्थायी रूप से, तो वही जो है क्या होता है, भूलना होता है, समझ गए। यह जो है इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार है। इंग्लिश ने कहा कि पूर्व में सीखी गई कोई वस्तु, कोई अनुभव, कोई सूचनाओं को विस्मरण वह स्थिति होता है जहाँ पे अस्थायी या अस्थायी हानि होता है, जहाँ पे पुनः स्मरण करने, पहचानने और कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाता है, समझ गए। चलिए
अब देखिए विस्मरण का क्या प्रकार होता है, देख लीजिए। पहला है प्राकृतिक विस्मरण। प्राकृतिक विस्मरण का मतलब होता है कि समय के साथ जो चीज़ें सीखे या समय के साथ जो अनुभव किए उसको भूल जाना प्राकृतिक विस्मरण कहलाता है। इससे जो है अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को देने वाला मनोवैज्ञानिक एबिंगहास थे, समझ गए ना। देखिए प्राकृतिक विस्मरण जो है ना, तो इसे अनअभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब जब तक अभ्यास करेंगे तब तक चीज़ें दिमाग में रहेगा, याद रहेगा, स्टोरेज में रहेगा। जैसे ही अभ्यास छोड़ देंगे मतलब अनअभ्यास होगा तो जो है वो चीज़ें हमारे मेमोरी से आउट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वही जो है क्या होता है, प्राकृतिक विस्मरण होता है, समझ गए। और इसे अनअभ्यास का सिद्धांत कहा गया है, समझ गए। और इसे जो है कौन दिया, इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक एबिंगहास ने दिए थे, समझ गए। चलिए दूसरा जो प्रकार है, दो ही प्रकार है भूलने का। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका अस्वस्थ विस्मरण। पहला था प्राकृतिक विस्मरण, यहाँ पे है अस्वस्थ विस्मरण, मॉर्बिड एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। देखिए इसमें व्यक्ति जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है। जैसे व्यक्ति केवल सुखद अनुभव को याद रखना चाहता है, दुखद एवं पीड़ादायक अनुभवों को नहीं। इसे दमन का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत फ्रायड द्वारा दिया गया था। देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे सुख के सिचुएशन में या हमारे जो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको याद रखते हैं, और जो जो गलत चीज़ें होते हैं या दुख वाला चीज़ें होता है उसको लोग जो है अपने मन से आउट करना चाहता है, भूलना चाहता है, समझ गए ना। तो यही जो है अस्वस्थ विस्मरण होता है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर भूलना चाहता है और इसमें जो है व्यक्ति अपने केवल सुखद चीज़ों को अनुभव में याद रखना चाहता है और दुखों के चीज़ों को भूलना चाहता है, पीड़ादायक को, समझ गए। तो ये आपका हो गया दमन का सिद्धांत, समझ गए। यह सिद्धांत फ्रायर द्वारा दिया गया था। ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग। अब विस्मरण के प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है। विस्मरण के दो ही प्रकार है, देख लिए, एक प्राकृतिक और एक अस्वस्थ फॉरगेटिंग, ठीक है। अब विस्मरण या भूलना को प्रभावित करने वाला कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कारक है जो भूलने को प्रभावित करता है, किसी भी चीज़ व्यक्ति को जो है भूलने में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कौन कौन से ऐसे चीज़ है, ठीक है ना। देख लीजिए, पहला है अधिगम स्तर, लर्निंग लेवल। व्यक्ति का लर्निंग लेवल जितना मजबूत होगा, जितना जो है, देखिए विस्मरण का सबसे प्रमुख फैक्टर अधिगम सामग्री का कम अभ्यास। अधिगम सामग्री पर जितना ही कम अभ्यास किया जाएगा जो है उसे भूलने की संभावना उतना ही अधिक होगी। देखिए अधिगम स्तर, लर्निंग लेवल। लर्निंग लेवल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम सीखें और उस चीज़ को हम कितना ज़्यादा जो है अभ्यास कर रहे हैं। अगर जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना जो है भूलने का चांसेस जो है कम होगा, समझ गए ना। लेकिन अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, मतलब हम कोई भी चीज़ सीख लिए और उसको अभ्यास नहीं करेंगे, मतलब उसका लर्निंग का लेवल कमज़ोर कर देंगे। लर्निंग का लेवल मजबूत कब होता है, जब बार बार अभ्यास किया जाता है। जब अभ्यास नहीं करेंगे मतलब भूल जाएंगे चीज़ों को, तो यही लर्निंग लेवल कैसा है बताता है, समझ गए ना। चलिए दूसरा जो होता है, दूसरा पॉइंट है, देख सकते हैं, अधिगम सामग्री की निरर्थकता। मतलब जो अधिगम सामग्री, जो लर्निंग का मटेरियल है वो कैसा है, सार्थक है या निरर्थक है। आप लोग देखते होइएगा, जब पढ़ते होइएगा तो कहीं कठिन कठिन वर्ड सब आता है तो उसको जो है याद करना मुश्किल हो जाता है, उसको जो है मेमोरी में स्टोर नहीं रख पाते हैं, या स्टोर हो भी जाता है तो कुछ देर के बाद मेमोरी से जब हम उसको याद करने का कोशिश करते हैं कि हमने क्या याद किया है पीछे, तो वो आउट हो गया रहता है, मतलब भूल गए रहते हैं, समझ गए ना। तो ये कहीं ना कहीं होता है कि मीनिंगफुल वो वर्ड नहीं होता है, जिसके कारण जो है वह जो है हम चीज़ों को आसानी से भूल जाते हैं। तो चीज़ें का जो अधिगम सामग्री है, जो सीखने वाला सामग्री है, जो आप सीखे हैं उसमें जो है आपका निरर्थकता नहीं होना चाहिए, मतलब आर्थिक होना चाहिए, उसमें मीनिंगफुल होना चाहिए। अलग मीनिंगलेस होगा तो चीज़ों को जल्दी से आप भूल जाएंगे, समझ गए। तो ये भी प्रभावित करता है कि अधिगम सामग्री की निरर्थकता कितना प्रभावी है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, याद किए जाने वाले पदों में समानता। अब जैसे आपको जो है देखते होइएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं तो पीछे के बातें जो है आपको दोहराते रहता है, तो उससे होता यह है कि व्यक्ति को अगर सेम चीज़ें अगर बार बार आने लगता है ना तो व्यक्ति भूलने भी लगता है, उसको कन्फ्यूज होने लगता है कि यह जो है यहाँ भी है, यह यहाँ भी है। मतलब काफ़ी हद तक अगर दो चीज़ें एक साथ मिलता है ना तो आदमी कन्फ्यूजन होने लगता है, उस कन्फ्यूजन में उस चीज़ को भूलने लगता है, ठीक है ना। तो याद किए जाने वाला जो चीज़ें है उसमें क्या समानता है, कितना ज़्यादा समानता है, इसको भी जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर ज़्यादा बार बार किसी भी चीज़ में समानता आ रहा है, मतलब सिमिलरिटी आ रहा है, तो भूलने का भी जो है ज़्यादा चांसेज हो जाता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है व्यक्तिकरण का प्रभाव। व्यक्तिकरण का प्रभाव का मतलब है कि वर्तमान में याद की जाने वाली विषय सामग्री पूर्व में सीखी याद की गई विषय सामग्री को तथा पूर्व में याद की गई विशेष सामग्री वर्तमान में याद की जाने वाली विशेष सामग्री को प्रभावित करती है। यही व्यक्तिकरण है, इंटरफेरेंस है। व्यक्तिकरण के मतलब होता है कि जैसे पूर्व में कोई चीज़ें हम याद किए हैं, कोई भी सामग्री, समझ गए ना। अब उस पूर्व में सामग्री याद किए हैं और फिर हम अभी कोई चीज़ें याद कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो जब हम अभी की चीज़ें सीखेंगे ना तो कहीं ना कहीं पूर्व वाला जो सामग्री होगा वह अभी वाला के कारण जो है भूल सकते हैं, समझ गए ना। ऐसा होता है कि देखते होइएगा कि कोई लोग जो है आगे पढ़ते जाता है और पीछे के भूलते जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वाला जो सामग्री है वो हमारे पूर्व में सीखी गई चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, वो भूलने में असरदार हो रहा है, समझ गए ना। जिसके कारण अभी हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं तो पीछे वाला भूल जा रहे हैं, समझ गए ना। तो यही व्यक्तिकरण होता है कि पीछे वाला अभी को और अभी वाला पीछे को प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा पॉइंट है संवेगात्मक दशाएं, इमोशनल कंडीशन। अगर आप जो है विभिन्न प्रकार के क्रोध, भय, प्रेम, ईर्ष्या इस सब में रहते हैं तो आप अपने पीछे की चीज़ों को भूल जाते हैं। होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, क्रोध में है, भय में है या बहुत ज़्यादा प्रेम में डूब गया है तो अपने पीछे के चीज़ों को, एक्सपीरियंस किए गए, सीखे गए चीज़ों को, सामग्रियों को भूल जाता है, समझ गए ना। तो ऐसा होता है संवेग में पढ़ने के बाद, ठीक है ना। चलिए सातवां पॉइंट है, देखिएगा मस्तिष्क आघात। अगर ब्रेन में किसी भी प्रकार का चोट लगता है तो चोट लगने से भी जो है क्या होता है, व्यक्ति का जो बहुत सारे चीज़ें हैं वह भूलने लगता है, समझ गए ना। इंजरी होने के साथ ही, समझ गए, यह तंत्रिका को नष्ट करता है जिससे जो हमारे ब्रेन में जो स्टोर होने वाला जो क्षमता है उसमें लॉस होने लगता है और चीज़ों को हम भूलने लगते हैं। तो मस्तिष्क आघात, ब्रेन इंजरी भी प्रभावित करता है किसी भी चीज़ को भूलने को, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, सातवां है मादक वस्तुओं का सेवन। आप अगर कोई ऐसे कंजम्पशन लेते हैं ड्रग सब्सटेंस का, मादक वस्तुओं का, तो उसके लेने के साथ ही जो है चीज़ें भूलने लगता है, समझ गए ना। जैसे बहुत सारे चीज़ नशा करता है कि हम अपने पीछे के दुख दर्द को भुला दें, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही जो है मादक वस्तुओं को सेवन करने से किसी भी चीज़ को भूल जाता है व्यक्ति। तो ये प्रभावित करता है किसको, सीखी गई चीज़ों को ये भी प्रभावित करता है और भूल जाता है व्यक्ति, समझ गए। तो ये कुल 7 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, 7 पॉइंट याद रहेगा तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे। इसके अलावा जो है और कुछ चीज़ें होता है जो कि प्रभावित करता है भूलने में किसी भी चीज़ को, जैसे रुचि का अभाव। अगर आपके अंदर रुचि का अभाव होगा तो चीज़ों को आसानी से भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से और सारे चीज़ होता है जो भूलने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, भूलने में व्यक्ति को। जो कि देखिए रुचि का प्रभाव, लेक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है तो आप उसे याद करके भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाएंगे। प्रेरणा की कमी, आपके अंदर अगर मोटिवेशन का कमी होगा तो चीज़ों को आप भूलेंगे। उत्तेजना की मंदता, मतलब स्लोनेस ऑफ एग्जीशन, मतलब अगर आपके अंदर अगर उत्तेजन कमी है तो इस कंडीशन में भी आप भूलेंगे चीज़ों को। उत्तेजना की अवधि में कमी, मतलब उत्तेजना की अवधि, आपके अंदर उत्तेजना कितना देर तक बना रह रहा है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, एक्साइटेड। तो ये एक्साइटेड अगर आप के अंदर एक्साइटेड अगर आपके अंदर कम होगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अभ्यास में मात्रा में कमी, अगर आप चीज़ों को अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर भूलेंगे। ध्यान की मात्रा में कमी, अगर टेंशन आपके अंदर कमी है, अच्छा नहीं है तो भूलेंगे। स्मृति का उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आयु फैक्टर, सीखने की विधि, किस प्रकार से आप सीख रहे हैं, या कठिन बना के सीख रहे हैं या रोचक बना के सीख रहे हैं, ठीक है। तनाव की मात्रा का स्तर, आपके अंदर जो है स्ट्रेस कैसा है, बहुत अधिक स्ट्रेस होगा तो चीज़ों को आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब भूलने का बहुत सारा अलग अलग तरीके होता है, ये सभी आपको भूलने को प्रभावित करता है। जैसे अभ्यास में कमी, ध्यान की मात्रा, स्मृति का उद्देश्य, आयु, सीखने का विधि, तनाव का मात्रा, उत्तेजना में कमी, उत्तेजना की अवधि में कमी, प्रेरणा की कमी, रुचि का अभाव, ये सब जो है आपका प्रभावित करता है सीखने को, मतलब विस्मरण को, समझ गए। और ऊपर में तो मेन पॉइंट था ही, जैसे मादक वस्तुओं का सेवन, मस्तिष्क आघात, संवेदात्मक इमोशनल कंडीशन, उसके बाद व्यक्तिकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, उसके बाद है सिमिलर, मतलब सेम सेम, समानता, वाक्यों और पदों में समानता होना, ठीक है। अधिगम सामग्री की निरर्थकता, मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, ठीक है। उसके बाद है अधिगम स्तर, लर्निंग लेवल, मतलब आपके अंदर सीखने का स्तर कैसा है, ठीक है। तो ये है आपका विस्मरण, फॉरगेटिंग को, भूलने को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है।